हेलो इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स। आज शुरुआत करते हैं वीडियो की एक डिस्क्लेमर के साथ कि यहाँ पे जो भी स्क्रिप्ट या तो मार्केट के बारे में जो भी बातें की जाएगी वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। बाई और सेल आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके करना है या तो अपने स्टडी के हिसाब से करना है। यहाँ पे आपको कोई भी स्टॉक की जो बात हो रही है उसकी टिप्स नहीं दी जाती है, तो आप अपना खुद का ड्यू डिलीजेंस करके बाद में वो डिसीजन लीजिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेबी के रूल्स रेगुलेशन की। सेबी ने एफएनओ के रूल्स में कुछ बदलाव किए हैं। एफएनओ की लॉट साइज जो है वो बढ़ा दी है, 15 लाख टू 20 लाख तक जाने की है। इसके पीछे का पर्पस वैसे देखा जाए तो अच्छा है कि जो नए नए ट्रेडर्स आ रहे हैं, लॉस कर रहे हैं एफएनओ में, और उसकी संख्या बहुत बड़ी है, जो कमा रहे हैं उसकी संख्या बहुत ही कम है। तो ये ऑल ओवर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा निर्णय है। अब बाजार इसको किस तरह से लेगा इसका तो पता हमें कल मार्केट खुलने से ही पता चलेगा, क्योंकि आज हॉलीडे है मार्केट में। तो मोस्ट प्रोबेबली तो थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट उसके ऊपर दिखेगा। लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से और बाजार के इन्वेस्टिंग के हिसाब से इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी चल रही है उसके हिसाब से ये डिसीजन अच्छा माना जाना चाहिए पर्सनली मेरे हिसाब से। क्योंकि एफएनओ जो है उसमें वॉल्यूम थोड़ा सा कम रहेगा, तो एक्सचेंजेस का बिजनेस कम होगा, गवर्नमेंट को थोड़ा सा टैक्सेस कम मिलेगा, लेकिन ये शॉर्ट रन में है। उसके बदले में जो इन्वेस्टमेंट है, ट्रेडिंग की एक्टिविटी जो है वो कम होगी, और खास करके जो बहुत ज़्यादा स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी रहती है जिसमें लॉस होने के चांसेस है, वो चीज़ें थोड़ी कम हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली जो अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक है उसमें वैसे देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, मोमेंटम इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और मोमेंटम इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो एक तरह से वो एक ट्रेडिंग ही है, क्योंकि मोमेंटम इन्वेस्टमेंट जो है उसमें आप कोई स्टॉक को 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल तक नहीं रखते हो। जब तक उसमें मोमेंटम है तब तक इन्वेस्ट करते हो, जब तक वो थीम चल रही है तब तक आप उसमें इन्वेस्ट करते हो। तो वो देखा जाए तो एक तरह से ट्रेडिंग ही माना जाना चाहिए। लेकिन वो थोड़ा सा उसका ड्यूरेशन जो है वो लंबा होता है। एफएनओ में उसकी एक्सपायरी जल्दी आ जाती है, तो पोजीशन जो है उसकी साइजिंग और ये सब आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो उसमें लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बाकी तो सेबी के जो भी रूल्स चेंज हुए हैं, वो जो लोग भी उसमें ऑप्शंस का ज़्यादा काम कर रहे हैं, खास करके ऑप्शन सेलिंग बाइंग एफएनओ में, उन लोगों को डिटेल से अच्छे से स्टडी करनी चाहिए। हमारा पर्पस यहाँ पे जो है वो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और वेल्थ बनाने के लिए है। ऑल ऑल ओवर भी वैसे देखा जाए, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जिन्होंने भी बहुत ज़्यादा बड़े पैसे बनाए हैं वो ज़्यादातर इन्वेस्टिंग से और लॉन्ग टर्म से ही बनाए हैं। बहुत ही ऐसे कम एग्जाम्पल मिलेंगे जिन्होंने एफएनओ में या फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करके लंबे समय तक वो ऐसे ही वेल्थ बनाते रहे हो। ऐसे कोई ऑप्शंस ज़्यादातर आपको नहीं मिलेंगे। कभी कभार वो लाइमलाइट में आ जाते हैं, लेकिन वो शॉर्ट रन के लिए होते हैं। तो ज़्यादातर लॉन्ग रन में तो इन्वेस्टिंग जो है वही सही चीज़ रहेगी। और अगर कोई भी स्टॉक आपका मल्टी बैगर हो गया और आपका एलोकेशन ज़्यादा है उसमें, तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दिलाता है। इसके बाद दूसरी जो बात करनी है वो इराक और इजराइल के वॉर की है। जैसे आप सबको न्यूज़ पता होगी कि इराक ने जो है इजराइल के ऊपर 150 मिसाइल्स दागे हैं। तो अभी वहाँ पे भी सिचुएशन थोड़ी टेंस है। कुछ कंट्रीज उसमें इंटरवेंशन भी कर सकते हैं, और ऐसी पॉसिबिलिटीज बताई जाती है कि हो सकता है कि ये जो वॉर जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़े और थोड़ा सा और ज़्यादा स्प्रेड हो। अगर ज़्यादा स्प्रेड होता है तो ये थोड़ा सा सभी के लिए थोड़ी सी नेगेटिव इफेक्ट हो सकती है। तो कल मार्केट में क्रैश होने के लिए एक और रीज़न भी है। तो ये भी एक न्यूज़ जो है वो कल मार्केट में क्रैश ला सकती है। लेकिन जिनके पास भी कैश डिप्लॉयमेंट है और अच्छे तरीके से एसेट एलोकेशन करके जो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, उनके लिए तो मार्केट जो क्रैश होता है कभी कभी ज़्यादा बहुत बड़ा डीप मिलता है, वो एक अपॉर्चुनिटी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे मैं स्ट्रेटेजी अपनी बताते जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ही एक डीप का मैंने यूज़ किया था, वो था आयन एक्सचेंज के स्टॉक में। जब हमने वीडियो बनाया था तब जो स्टॉक प्राइस था वहां से मैंने एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया था। फिर ऊपर ऊपर तक चला गया, एक दिन तो 4 साढ़े 4 5% भी ऊपर था। तो वहां पे मैंने अपनी पोजीशन जो है वो थोड़ी सी कट की। उसके बाद थोड़ा सा रिवर्सल शुरू हुआ, और रिवर्सल के बाद फिर से थोड़ा थोड़ा मैंने अपना होल्डिंग कम करता गया।
और अभी तक जो अभी पिछले ही वीक से ही जो उनके प्राइस चल रहे हैं वो मेरे एक्यूमुलेशन प्राइस है, उसके आसपास में ही मेरा होल्डिंग होगा, थोड़ा सा 5-10 रुपीस ऊपर नीचे हो सकता है। और अभी भी अगर मान लो कि ज़्यादा करेक्शन होता है तो उसके लिए एलोकेशन रखा है, तो उसका क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे, और ये हिसाब से हम करेंगे तो कभी भी हमारा लॉस नहीं होता है। लेकिन उसके लिए आपके पास धीरज होनी चाहिए और लंबा आपको मार्केट में टिकना चाहिए। आज हम दो स्टॉक की बात करने जा रहे हैं जो लंबे समय से पेंडिंग है। उसका नाम है इरेडा और दूसरा स्टॉक है हुडको। दोनों जो है वो गवर्नमेंट ओन कंपनी है, दोनों में 75% गवर्नमेंट ओन करती है। इरेडा की बात की जाए तो नीचे के लेवल से बहुत ही ज्यादा मल्टीपल रिटर्न दे दिया है। पी जो है उसका 40 के ऊपर है। उसके कंपैरिजन में आरओसी और आरओई आप एवरेज कह सकते हो, कुछ 9-10% और 13-14% के आसपास में है। बहुत पुअर भी नहीं कह सकते, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं कह सकते कि उसके लिए एक फाइनेंस कंपनी जो खास करके गवर्नमेंट सेक्टर की है उसको इतना ज्यादा पी मिले, तो उसके ऊपर कन्विक्शन जो है वो थोड़ा सा कम आ रहा है। फिर भी उसको रडार में रखना चाहिए, क्योंकि इरेडा जो है उनको मिनी नवरत्न का दर्जा मिला है। और दूसरा की एक्सपेंशन चल रहा है, कंपनी में ग्रोथ जो है वो भी ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की कंपनी है तो उसके हिसाब से हो रहा है। अभी चेंजेस हो रहे हैं, हो सकता है आगे जाके भी ये ग्रोथ क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छा अगर वो मेंटेन करते हैं तो पी जो है वो थोड़ा सा कम हो सकता है, अर्निंग बढ़ेगी तो, या फिर पी एक्सपेंशन भी हो सकता है। तो इरेडा को वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। अभी तो उसकी बाई और सेल का कोई भी मन मैंने तो नहीं बनाया है, और 200 रुपीज के आसपास में उसका लेवल जो है वो कुछ ठीक लग रहा है, वो सपोर्ट भी वहां पे है। हुडको की अगर बात की जाए तो हुडको के भी फंडामेंटल्स इरेडा से कंपेरेबल ही है। दोनों फाइनेंस कंपनी ही है, दोनों गवर्नमेंट पीएसयू है। 75% स्टेक गवर्नमेंट का है, बाकी एफआई डीआई और पब्लिक जो है उसमें होल्ड करती है। हुडको जो है उसका थोड़े से फंडामेंटल इरेडा के जितना मुझे स्ट्रांग नहीं लग रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा दोनों में फर्क नहीं है। दोनों में कॉमन बात यह है कि दोनों को 200 रुपीज के आसपास बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो अगर उसके आसपास में या उससे थोड़ा सा नजदीक मिलता है तो थोड़ा सा शुरुआत करने के लिए वो एक सेफ लेवल हो सकता है। इरेडा जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी में है, इसलिए ये एक रीजन है कि उसका जो पी है वो थोड़ा सा हाई है। हुडको हाउसिंग फाइनेंस में है, तो हाउसिंग फाइनेंस की कंपनियां जो है उसका पी तो इतना होता नहीं है, और खास करके प्राइस टू बुक देखा जाता है फाइनेंसिंग कंपनी में, और आरओए देखा जाता है तो वो हुडको का इतना अच्छा नहीं है। 7 टाइम्स के ऊपर उसका बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू से ट्रेड कर रहा है स्टॉक प्राइस। और एच डी एफ सी का आप देखोगे कि तो 2 के आसपास में मिल रहा है। तो ऑब्वियसली है कि आप अभी तो उसको, मेरे हिसाब से वो महंगा ही रहे है। अगर थोड़ा सा करेक्शन होता है या अर्निंग थोड़ा सा इम्प्रूव, वैसे इम्प्रूवमेंट हो रहा है लेकिन कंटिन्यूअसली और अच्छे पेस से अच्छे ग्रोथ से इम्प्रूवमेंट होता है, तो फिर उनको हम थोड़ा थोड़ा सा एक्यूमुलेट करने की सोच रहे हैं। और ये दोनों स्टॉक जो है उसके कंपैरिजन में एक और स्टॉक जो है वो पहले गवर्नमेंट का होल्ड बहुत अच्छा था, ऑयल और केमिकल की कंपनी है, बहुत ही पुरानी इंडिया की कंपनी है। उसका वीडियो जो है वो 1 या 2 दिन में और उसका पूरा एनालिसिस आपके सामने आ जाएगा, तो जरूर से उसको देखें। और एक बात जो है वो KRN हीट एक्सचेंजर का आईपीओ जिसको भी लगा है, उसके क्वेश्चन कुछ आ रहे थे कि क्या करे, कल लिस्टिंग है तो उनको सेल करना चाहिए या नहीं। लिस्टिंग बहुत अच्छा होगा, एटलीस्ट 100% के ऊपर प्रीमियम चल रहा है। तो जिसका लॉन्ग टर्म व्यू नहीं है वो जब लिस्टिंग हो तो 1 या 2 दिन में निकल सकते हैं, क्योंकि 2-3 दिन तक उसमें हीट रहती है। फिर उसके बाद जो है वो पिक्चर थोड़ा सा चेंज होता है, कंसोलिडेशन होता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म अगर रखना चाहे तो फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, तो वो हिसाब से भी आप अपना डिसीजन ले सकते हो। आज के लिए इतना काफी।